Hello students, this is Neeraj Gupta and we are at video number 12. In this video we will discuss the first term which is depreciation. Depreciation एक important concept है, इसको आपको ठीक से समझना होगा। मैंने आपसे बात की थी कि इनकम कंप्यूट करने के लिए, प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए हम रेवेन्यू में से जितने भी करंट ईयर के एक्सपेंसेस हैं उनको माइनस कर देते हैं। सपोज इस साल मेरी 10 लाख की सेल है और मेरे करंट ईयर के 8 लाख के एक्सपेंसेस हैं, तो ऐसा 2 लाख रुपए मेरा प्रॉफिट है, इनकम है, नहीं मेनली प्रॉफिट है। नाउ सोच के देखिए कि अगर मैंने 20 लाख रुपए की बिल्डिंग आज से 3 साल पहले खरीदी हो, जिसमें ये सारी एक्टिविटीज चल रही हो, तो क्या उस बिल्डिंग की कीमत का कोई खर्चा मैं करंट ईयर में कंसीडर ना करूं? क्या वो बिल्डिंग फ्री की है? ठीक है, वो बिल्डिंग बिजनेस की अपनी है, 3 साल पहले खरीदी थी, तो क्या मैं इस साल उसका कोई खर्चा कंसीडर ना करूं? इमेजिन कीजिए 3 साल पहले जब वो 20 लाख की बिल्डिंग खरीदी थी, तो क्या उस साल के खर्चों में पूरा 20 लाख कंसीडर करूं? ऐसा करने से तो लॉस हो जाएगा उस साल। तो इसलिए फिक्स एसेट्स के केस में हम क्या करते हैं, हम बजाय पूरी कीमत को एक्सपेंडिचर मानने के हम सिर्फ डेप्रिसिएशन को एक्सपेंडिचर मानते हैं। और वो डेप्रिसिएशन क्या होता है? सम पोर्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ द एसेट। मैं एक सिंपलेस्ट एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर वो 20 लाख रुपए की बिल्डिंग 10 साल तक चलेगी, मान लो, या सिंपलेस्ट और ले लो, बिल्डिंग बोलोगे सर 10 साल कहां चलती है, बिल्डिंग तो ज्यादा लंबा चलती है, से 20 साल मान लेते हैं कि 20 लाख रुपए की बिल्डिंग 20 साल चलेगी, तो इसका मतलब हर साल 1 लाख रुपया उसका खर्चा मुझे कंसीडर करना चाहिए। मैं एक बार अपनी सारी बातें रिपीट करता हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि सपोज मेरा एक बिजनेस एक बिल्डिंग में चल रहा है जो कि मैंने 3 साल पहले खरीदी थी 20 लाख रुपए की। अगर जिस साल मैंने वो बिल्डिंग 20 लाख की खरीदी, उसी साल पूरे 20 लाख रुपए का खर्चा मान लूं, तो उस साल तो लॉस हो जाएगा, जबकि वो बिल्डिंग आने वाले सालों तक बेनिफिट देगी। और 3 साल बाद अगर मैं करंट ईयर में उस 20 लाख के खर्चे को, उस बिल्डिंग के खर्चे को, जिसमें मेरा सारा बिजनेस चल रहा है, कंसीडर ना करूं, तो ये अकाउंटिंग के सेंस में गलत होगा। इसलिए जो सिस्टम बनाया गया है वो ये है कि आप अपनी बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन हर साल एक्सपेंडिचर मानते हैं, और वो डेप्रिसिएशन यूजली यूजफुल लाइफ के हिसाब से कैलकुलेट होता है। उसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है, बाद में पढ़ेंगे। मैं एक सिंपलेस्ट एग्जांपल ले रहा हूं कि सपोज मेरी बिल्डिंग 20 लाख रुपए की है, सपोज मेरी बिल्डिंग 20 साल चलेगी, तो हर साल 1-1 लाख रुपए का खर्चा मान लो, फिर तो सही है ना। दिस इज डेप्रिसिएशन। एक तरह से जितना हमारी वैल्यू कंज्यूम हो गई, यही चीज मशीनरी पर एप्लीकेबल होगी, यही चीज बिजनेस फर्नीचर पर एप्लीकेबल होगी, यही चीज किसी भी एसेट पर एप्लीकेबल होगी। कंपनी की गाड़ी हो सकती है, कुछ भी, कंप्यूटर, लैपटॉप, कोई भी एसेट अगर कंपनी की है तो उसकी यूजफुल लाइफ के हिसाब से उसको हम एलोकेट कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन इज ए कंजम्पशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द एसेट। जो वैल्यू ऑफ द एसेट है उसको कितना कंज्यूम कर लिया हमने करंट ईयर में, वो कहलाता है डेप्रिसिएशन। और ये कैसे आता है? देखा जाए तो जो हमारी वैल्यू है वो कंज्यूम हो रही है। डेप्रिसिएशन इसलिए उस लॉस को कवर कर रहा है, उस लॉस को एक तरह से बुक्स में रिकॉर्ड कर रहा है। मैं हमेशा डेप्रिसिएशन को समझाने के लिए बच्चों को कि हाँ, वैल्यू कम होती है, कंज्यूम होती है। एक एग्जांपल लेता हूं कि सपोज आपके फादर ने 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, नई चमचमाती गाड़ी। 1 साल के बाद उसकी कीमत कितनी होगी? क्या वो 10 लाख है? आप बोलोगे नहीं, कुछ तो कम हो ही गई होगी। सेम एग्जांपल आपके मोबाइल पर एप्लीकेबल होता है। आपने एक नया मोबाइल खरीदा, सपोज 50,000 का आईफोन, आई होप आ जाता होगा 50,000 में। अब क्या 1 साल के बाद भी आईफोन 50,000 का है अगर आप बेचने जाओ तो? नहीं, कम हो गया। क्यों कम हो गया? उसकी वैल्यू कंज्यूम कर ली सर आपने। कैसे कम हो गई? यूसेज ऑफ एसेट। जितनी आप किसी एसेट को यूज करोगे उतना ही उसकी वैल्यू कम हो जाती है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया है पैसेज ऑफ टाइम। आप 1 साल तक मोबाइल को हाथ भी मत लगाओ, आप 1 साल तक गाड़ी को चलाओ ही मत, बंद करके खड़ी कर दो सामने,
तब भी आप देखोगे कि 1 साल के बाद कीमत गिर जाएगी। दुनिया का असूल है, कोई भी चीज जो पुरानी होती है, जब बिल्कुल नई जैसी हो, बिल्कुल नई की तरह परफेक्ट काम करे, लेकिन लोग तब भी उसकी कीमत को कम ही मानते हैं। रूल है, कंसेप्ट है। फिर कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कई बार टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं। अब आजकल मोबाइल में रोज नए नए फीचर्स आ रहे हैं। सपोज आपके पास परफेक्ट 4G मोबाइल है, लेकिन 5G आ गया मार्केट में। आपके 4G में कोई कमी नहीं है, लेकिन अब ज्यादातर लोग सपोज 5G मोबाइल्स खरीद रहे हैं, तो आपके 4G मोबाइल की वैल्यू डाउन। ऐसा होता है ना। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी कि जब हमारी एसेट की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। दूसरा है एंटिटी। एंटिटी बिजनेस एंटिटी को बोलते हैं, अकाउंटिंग एंटिटी भी बोलते हैं, और ये अपने ऑनर से डिफरेंट होती है। अब जैसे नीरज गुप्ता और एनजीपीए क्लासेस सेपरेट एंटिटी है। मैं अलग हूं, नीरज गुप्ता, मेरे नाम से अलग पैन कार्ड है, मेरे नाम से अलग बैंक अकाउंट है। ऐसे एनजीपीए क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड अलग पैन कार्ड है, अलग बैंक अकाउंट है, सेपरेट एंटिटी है। रिलायंस सेपरेट एंटिटी है, मुकेश अंबानी अलग एंटिटी है, टाटास की जितनी कंपनी है वो अलग है, रतन टाटा, मिस्टर रतन टाटा अलग है। ये अकाउंटिंग सेंस में सेपरेट एंटिटी माना जाता है। ये माना जाता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग हैं, इसलिए बिजनेसमैन का पैसा जो बाय वे ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट होता है उसको लायबिलिटी मानते हैं। मैंने बिल्कुल शुरू में इस चैप्टर के आपको बता दिया था। तो कंसेप्ट ऑफ एंटिटी। नेक्स्ट एंट्री। एंट्री तो क्या पढ़ाना है, एंट्री कुछ होती है, मतलब एंट्री क्या है, ट्रांजैक्शन है कोई भी। जैसे मान लेते हैं आपने कैश सेल्स की, तो उसकी कोई एंट्री तो करोगे ना कैश बुक में, सेल्स बुक में, बस वो एक एंट्री है और कुछ नहीं है। जैसे आप बैंक अकाउंट के अंदर नहीं होता, पैसे आपने जमा कराए तो एक एंट्री आ जाएगी, पैसे बैंक से निकाल लिए तो एक एंट्री आ जाएगी, बस एक एंट्री और कुछ नहीं है। रिकॉर्डिंग है, हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है, बस उसको एंट्री बोलते हैं। इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट होता है इसका दिवाला पिट गया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने लोन काफी ले रखा होता है और बाय द वे भगवान ना करे उनको लॉस हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो वो लोगों के पैसे वापस नहीं कर पाते और ऐसे में कोर्ट उनको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देता है, दिवालिया हिंदी में। यानी कि ही इज नॉट इन ए पोजीशन टू पे डेट्स। ये कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। ऐसे में फिर बैड डेट्स होते हैं। जब आप वापस नहीं कर पाओगे किसी का पैसा तो उसको बेचारे को नुकसान होगा, तो उसको बैड डेट्स भुगतना पड़ेगा। इंसॉल्वेंट, दिवाला निकल गया। लास्ट प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर होता है जो कि एक बिजनेस का इंडिविजुअल सिंगल ऑनर होता है, सोल प्रोप्राइटर। ये आपने बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा होगा अच्छे से, सोल प्रोप्राइटरशिप, है ना। तो जो इंडिविजुअल ऑनर है उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। ऐसा आपको ध्यान ही होगा कि पार्टनरशिप में उस बिजनेस ऑनर को बोलते हैं पार्टनर, लेकिन पार्टनर एक नहीं होता, मल्टीपल होते हैं। ऐसे कंपनी में जो ऑनर होता है उसको क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर भी एक नहीं होता, मल्टीपल होते हैं। बट सोल प्रोप्राइटर सिंगल ऑनर होता है बिजनेस का। दैट कंसेप्ट यू प्लीज रिमेंबर कि प्रोप्राइटरशिप का मतलब यही होता है कि बंदा एक ही है उसमें और एक आदमी उस पूरे बिजनेस का मालिक है। ही इज द सोल इंचार्ज एंड मतलब होल सोल, ही इज द ऑनर। ठीक है, तो कोई डाउट्स हो तो आप प्लीज बताइए, अदरवाइज फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो रिमेनिंग अकाउंटिंग टर्म्स रह गई हैं उनको हम खत्म करते हैं। थैंक यू।